नमस्कार, एनडीटीवी के 6 चैनलों के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं बैटल ग्राउंड एट एनडीटीवी और हम हैं इस वक्त बनारस में। चुनाव के 4 दौर समाप्त हो चुके हैं, 3 दौर बचा हुआ है और ये ज़रूरी है कि जो कन्फ्यूजन फैल गया है, क्योंकि इस चुनाव के बारे में एक तो प्रेडिक्टेबिलिटी है कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन किसको कितनी सीटें, ये एक बहस का मुद्दा बन गया है। बड़ा ज़रूरी है कि इस पर थोड़ी क्लैरिटी हम लेने की कोशिश करें। तो यहाँ आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें हमने नेताओं को नहीं बुलाया है, हमने सिर्फ देश के 3 जाने माने डेटा साइंटिस्ट कहिए या सेफोलॉजिस्ट कहिए, उनको बुलाया है। आपका परिचय पहले उनसे कराते हैं। यशवंत देशमुख, फाउंडर सी वोटर। संदीप शास्त्री जी हमारे CSDS लोक नीति से जुड़े हुए हैं और इस वक्त हमारे इन हाउस एक्सपर्ट हैं। और अमिताभ तिवारी हमारे तीसरे इन हाउस एक्सपर्ट। आप सभी लोगों ने वक्त निकाला और यशवंत देशमुख के शहर बनारस में हम लोग बात कर रहे हैं। ये एक स्पेशल ओकेजन है जो बता देना चाहिए। देखिए, इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री, आप लोगों को जो बोलना हो बोलिएगा, लेकिन एक कंडीशन में लगा देता हूँ कि इफ़ एंड बट नहीं चलेगा और कैटेगरिकल प्रिडिक्शन देना पड़ेगा। ये नहीं कहना है कि सब बताने के बाद कि अब ऊँटों पर हम बड़ी जिम्मेदारी डाल देते हैं चुनाव में हर वक्त कि ऊँट जो है किस करवट बैठेगा ये ऊँट बताना आपका काम है, ऊँट पर हम काम लाद देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। करेक्ट? ये बात बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ऊँट जो है वो बेचारे हम लोग की इतनी सारी जिम्मेदारियाँ तमाम मीडिया की इतने चुनाव से उठाते रहे हैं कि लग रहा है ऐसे वो किसी भी क्षण बगावत कर सकते हैं कि भाई बहुत हो गया। मुझ पर क्यों लोड डाल रहे हो? मुझ पे क्यों लोड डाल लो, कुछ तो खुद भी काम कर लिया करो। इसलिए मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। बिल्कुल। एक स्नैपशॉट लेते हैं अभी तक चुनाव के जो दौर हुए हैं उसको देखने के बाद, इसको कहते हैं ना फ्लेवर या फील क्या है यशवंत? मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे प्री पोल ट्रैकर्स आए थे तमाम, हम लोग जहाँ पे हमने इस कवायद को इलेक्शन कमीशन का एम्बार्गो लगने पे छोड़ा था, उसके बाद संजय जी ऐसा लगता है कि केवल पहले चरण के मतदान में जो कमी आई उसके कारण ऐसे अफरा तफरी सी मच गई, वो आउट ऑफ सिलेबस सा हो गया, ऐसा महसूस हुआ। और उसी के कारण मुझे लगता है कि सारे सकपकाहट, सारे जितने तरीके के ओवर रिएक्शन, अंडर रिएक्शन तमाम दिखाई दिए। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाके बैठे और मुझे लगा कि ये टर्नआउट का फैक्टर ये दरअसल महत्वपूर्ण है, नापना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एनालाइज करना अच्छी बात है, ओवर एनालाइज तो नहीं किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोग शायद टर्नआउट के मुद्दे के ऊपर ओवर एनालिसिस का शिकार हो गए हैं, इसलिए इसको उतना ही महत्व देना चाहिए जितनी इसकी गरज है, ज़रूरत है, उतने ही चश्मे से उतना ही देखना चाहिए। 2004 की कवायद 2024 में तो नहीं होगी। अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो जितना टर्नआउट हुआ है उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि नहीं, ये 2004 नहीं है। 2004 में जितने शहरी इलाके थे मेट्रोपॉलिटन, वहाँ पे 18% का टर्नआउट ड्रॉप था, उसके मुकाबले ये वो नहीं है। हमने सब कुछ देख लिया करके, शहरी और ग्रामीण, कोई टर्नआउट का अलग वेरिएशन नहीं है। तीसरे चौथे तक आते हुए वेरिएशन बहुत मामूली सा हो गया है। 1% मुश्किल से रह गया है चौथे चरण में तो आकर के, तो मुझे नहीं लगता कि उसके उतने ज्यादा आयाम निकालने चाहिए। संदीप जी, आपने कह दिया कि इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते हैं तो नहीं लेंगे। एक बात, हमारे सब कंपैरिजंस जो हो रहा है वो 2019 के चुनाव से हो रहा है। 2019 एक विशेष चुनाव था, उसे हमें मानना पड़ेगा, आउटलायर था। उसके पहले के चुनाव आप देखेंगे तो और इस चुनाव को देखेंगे, मतदान में उतना फर्क दिखता नहीं है। 2019 से शायद कम होगा कई क्षेत्रों में, लेकिन ओवरऑल सेंस आप 2019 को थोड़ा पीछे रख के दूसरे चुनाव देखेंगे तो उतना फर्क मुझे तो लगता नहीं है कि उतना फर्क था। पहले चरण के मतदान के बाद थोड़ा कई पार्टियों में वो लगा कि मतदान कम हुआ है और एक अपना इलाके को डिफेंड करने के लिए एक प्रयत्न शायद किया गया कि हम हमारे लोगों को, हमारे वोटर्स को, हमारे वर्कर्स को थोड़ा इंस्पायर करें कि अगले दौर में आप और आइए। वो शायद एक प्रयत्न था टू इंस्पायर द इंटरनल एलिमेंट्स ऑफ द पार्टी। उसको ट्रिगर के तौर पर इन्होंने यूज़ किया। अमिताभ, आपकी क्या राय है? अभी तक जो चुनाव के सारे दौर हुए हैं उसके बाद अब एक नई थीम जो आ रही है, बीजेपी जिस थीम को सामने रख रही है वो ये है कि हम लोग इस बात पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे कि ईस्ट इंडिया में और साउथ में इस बार बीजेपी को सिग्निफिकेंट गेन होने जा रहा है। जी, तो जैसा यशवंत जी ने भी कहा कि
फेज़ 1 के टर्नआउट के बाद भाजपा एकमात्र पार्टी थी जिसने एक लोअर टर्नआउट के ऊपर मीटिंग करी और उसको पब्लिक भी कर दी। किसी और पार्टी ने करी होगी मीटिंग लेकिन उसको पब्लिक नहीं करी शायद, तो थोड़ा उससे कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस सॉर्ट ऑफ लोगों को दिखने लगा। अब ये था कि फेज़ 1 जो है, फेज़ 1 इज़ द ओनली फेज़ जहां एनडीए इंडिया से पीछे थी, और अगर 370-400 के आंकड़े को हासिल करना था तो फेज़ 1 में बीजेपी को गेन्स करने पड़ते थे जो तमिलनाडु वगैरह राज्यों में थे। अब कई बारी तुलना होती है कि 2024 का चुनाव 2004 रिपीट हो सकता है और इत्यादि बातें भी होती हैं। अब 1999 में जब बीजेपी जीती थी 182 सीटों पर, उसकी विक्ट्री मार्जिन 9% थी, और बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट, मुझसे बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब है 5% के स्विंग की रिक्वायरमेंट थी। 5, 10 -5 +5 बीजेपी 2004 का चुनाव हार गई। 2019 का जो चुनाव है उसमें बीजेपी जो सीटें जीती है उसका विक्ट्री मार्जिन 20% से ऊपर है, एवरेज मार्जिन। तो स्विंग जो चाहिए वो -10 +10 चाहिए, विच इज़ ह्यूमंगस। 5 और 10 के बीच में बहुत फ़र्क हो जाता है। अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया चैटर, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, उसको देख करके लोग पढ़ते हैं, लेकिन चुनाव डिसाइड करता है साइलेंट वोटर। दो तरह के साइलेंट वोटर, एक महिलाएं और एक लाभार्थी। अब महिलाएं जो हैं वो किसी भी सर्वे में अगर हम करने जाएं 25-30% से सैंपल ऊपर होता नहीं है। सोशल मीडिया पे महिलाएं ऐसे खुल करके अपना कोई पॉलिटिकल व्यू पॉइंट नहीं रखती हैं ज़्यादा, और लाभार्थी वर्ग भी लार्जली सोशल मीडिया पे है, देखता है, सुनता है, लेकिन कोई व्यू पॉइंट नहीं एक्सप्रेस करता। तो ये जो दो वोट ब्लॉक हैं वही निर्णायक हैं, वही फैसला करेंगे कि चुनाव किस ओर पलटेगा। और बाकी चैटर तो जो है उसका कोई खास इम्पैक्ट एक माहौल बनाने के लिए ज़रूर है, लेकिन उसका कोई खास इम्पैक्ट शायद ना हो ज़मीन। मैं अमिताभ भाई की बात को मानूंगा, केवल एक विषय पे थोड़ा मेरी डिफरेंस ओपिनियन है। सर्वेक्षण में महिलाओं का जितना परसेंटेज पॉपुलेशन में रहता है उसका मोरलेस पास हम सर्वेज में कवर कर लेते हैं। थोड़ा परसेंटेज कम होगा पर उतना कम नहीं होता है कि 25-30% सिर्फ महिलाएं हों। और पिछले 15 सालों में हमने एक साफ ट्रेंड देखा है कि महिलाओं का विचार पुरुषों से काफ़ी अलग होता है। उनका आप एक ही फैमिली में अगर देखेंगे भी तो काफ़ी फ़र्क होता है। परिवार, समाज, घर की समस्याएं उनके लिए ज़्यादा महत्व की होती हैं, और उसका मुझे लगता है इस बार इस चुनाव में आप साफ देखेंगे किस तरह से इन विषयों का एक इम्पैक्ट चुनाव में होगा। इस चुनाव में हम उसे साफ देखें। बिल्कुल। यशवंत, आप ये बताएं, आपके सर्वेज में आप बहुत अलग सवाल भी पूछते हैं हार जीत के अलावा। पॉइंट ये है कि अभी तक वोटर अपने को जाति या आय वर्ग के हिसाब से, शहरी ग्रामीण के हिसाब से देखे, ये एक तरीका है उसके देखने का स्वाभाविक। बीजेपी का प्रयास ये रहा है कि इसको यहाँ से हटा दो, सेक्युलराइज कर दो। लाभार्थी एक सेक्युलर कॉन्सेप्ट है क्योंकि उसमें सबको कोई ना कोई लाभ मिल रहा है। लाभ दो, फिर उसका फॉलोअप करो, सरकार की तरफ से भी, बीजेपी की यंत्रणा की तरफ से भी। कई बार हम लोगों का जो रेडार है वो इन बातों को पकड़ने से चूक जाता है। ऐसा बीजेपी के बहुत सारे लोग मानते हैं कि आप हमको अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि आप समझते नहीं कि लाभार्थी की पैकेजिंग आपके पुराने इक्वेशंस को बदल चुकी है। एक्चुअली में मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता जो ये बात कहते हैं वो अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य ये है कि देश ये इतना बदल चुका है जो वो उतना भी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। वो जितना सोचते हैं कि देश बदल गया है, देश दरअसल से उससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ी से बदल गया है। और जितनी तेज़ी से वो बदलाव आ रहा है तो वो बदलाव मुझे लगता है कि फ़िलहाल इस देश में एक ही पॉलिटिशियन उसको समझ पाया है, वो हैं एक्चुअली हमारे सांसद जो हैं, इस जगह के जो सांसद हैं वही उसको समझ पाए हैं ठीक से। क्योंकि मैं इसको इस बात से समझता हूँ, देखिए लाभार्थियों के ऊपर बात बहुत होती है,
महिला एज ए वोट बैंक अपने आप में जो खड़ा हुआ, उसको लाभार्थी के साथ में जोड़ना अनुपयुक्त होगा, क्योंकि महिलाएं इस देश की, और मैं उत्तर प्रदेश की, जैसे मैं आपको बिल्कुल उदाहरण देके समझा सकता हूं, उनके जो मुद्दे हैं वो जातिगत समीकरण, धार्मिक समीकरण, जो स्थानीय बाकी पारिवारिक और वो इक्वेशन है, उसके बियॉन्ड जाकर के टिकते हैं। अब आपने अक्सर सुना होगा पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में जब भाजपा जीती तो बड़ा मीडिया में एक वो रहा बुलडोज़र बाबा, क्योंकि बुलडोज़र बाबा के साथ में लॉ एंड ऑर्डर का वो चीज़ जोड़ा गया। लेकिन महिलाओं ने जो वोट दिया, अगर मैं आपको बोलूं कि वो शौचालय के बनाने पे वोट दिया, और शौचालय की कहानी सैनिटेशन की कहानी नहीं थी। इस प्रदेश में शौचालय की कहानी दरअसल लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी थी, क्योंकि हमारे यहाँ देहातों में जब महिलाएं या तो मुंह अंधेरे शौच के लिए जाती हैं या रात को अंधेरे में शौच के लिए जाती थी, तो अनरिपोर्टेड 90% से ज़्यादा सेक्सुअल क्राइम, संजय भाई, उसी समय हुआ करते थे। तो घर में शौचालय का बनना दरअसल ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, जिसको अपने यहाँ पे लार्जर ओवल नैरेटिव में बुलडोज़र बाबा और वो केवल हिंदू मुस्लिम एंगल और उसके तरीके से नाप दिया गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अच्छा, एक चीज़ आपको याद होगी, 2014 में जिस समय सरकार बनने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला जो बड़ा एक कार्यक्रम हुआ था जिसको टेलीवाइज किया गया, वो बच्चों के साथ में था। मैं उस समय एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था कि ये बंदा बिना कुछ सोचे सहज ही केवल ऐसे कुछ नहीं करता, उसके पीछे कोई ना कोई एक सोच ज़रूर होती है। जो बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे होते हैं संजय भाई, वो 5 साल में वोटिंग पॉपुलेशन में आते हैं, और हर साल इस मुल्क में तकरीबन 7-8% नई पॉपुलेशन वो ऐड होती है, और करीब 3-4% पॉपुलेशन फेज आउट होती है। कहने का मतलब ये है, नया वोटर प्रैक्टिकली स्पीकिंग हर इलेक्ट्रेट का करीब 10% होता है। 10% वोटर को उस बंदे ने 2014 में जीतने के बाद में साधा, और परीक्षा पे चर्चा, आप स्ट्रेस मत लें, एक मेंटरशिप के रूप में 2019 के बाद में भी साधा। आज की तारीख में आप एक ऐसे 20% वोट बैंक पे बैठे हुए हैं जिसके लिए हमारे शहर के सांसद की छवि एक मेंटोर की है।